पहले अपील और अब एक्शन। जी हां, सरकार ने गोल्ड और सिल्वर पर लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी को 6% से बढ़ाकर सीधे 15% कर दिया है। मतलब साफ है कि देश के आर्थिक सुरक्षा को लेकर सरकार कोई कोताही नहीं बरतना चाहती। पश्चिमी एशिया संकट से निपटने को लेकर भी सरकार पूरी तरह से एक्शन मोड में है, प्रिकॉशनरी मोड में है। ऐसे में विदेशी लग्जरी प्रोडक्ट्स के अलावा और किन किन उत्पादों पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ सकती है, फॉरेक्स रिजर्व पर पड़ने वाले दबाव को और कैसे कैसे कम किया जा सकता है, इसके असर क्या होंगे। एक तरफ हम अर्थव्यवस्था को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये जो उपाय हैं क्या इनके भी अर्थव्यवस्था पर कुछ विपरीत प्रभाव पड़ सकते हैं या ये दूरगामी तौर पर हमें ज़्यादा फायदे देंगे। आज इन्हीं तरह के मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान होंगे। छोटी सी रिपोर्ट आप देख लीजिए, लौटते हैं और मेहमानों से चर्चा शुरू करते हैं। देश के लोगों से भी एक आग्रह करना चाहता हूं, देश के बढ़ते हुए सामर्थ्य में हमें अपना संयम भी बढ़ाना होगा। हमें मिलकर संसाधनों को बचाना होगा, देश के हितों की रक्षा करनी होगी। पीएम ने देश को आर्थिक संकट से बचाने के लिए जनता से जो अपील की, उसका असर अब दिखने लगा है। बात करें सोने चांदी की, तो पीएम की अपील के बाद एक्शन मोड में आई सरकार ने गोल्ड और सिल्वर पर लगने वाले 6% की इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ाकर सीधे 15% कर दिया है, जिसमें 10% बेसिक कस्टम ड्यूटी और 5% एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस शामिल है। सरकार के इस फैसले का मकसद साफ है, सोने चांदी की खरीदारी पर अंकुश लगाना, ताकि देश के विदेशी मुद्रा भंडार पर बढ़ रहे आर्थिक दबाव को कम किया जा सके। तो चलिए समझते हैं कि गोल्ड और सिल्वर पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने से तत्काल क्या प्रभाव पड़ेगा। सरकार के इस फैसले से ज्वेलर्स के लिए सोना इंपोर्ट करना महंगा हो जाएगा, जिसका सीधा असर ग्राहकों पर पड़ेगा और सोने चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। इससे गहने और निवेश दोनों महंगे होंगे। बता दें कि भारत दुनिया के सबसे बड़े सोना आयातकों में से एक है। आंकड़ों के मुताबिक 2025-26 में देश का गोल्ड इंपोर्ट 24% से ज्यादा बढ़कर लगभग 72 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। सरल भाषा में समझें तो सोना चांदी अब सिर्फ भाव के कारण नहीं, बल्कि टैक्स बढ़ने की वजह से भी महंगे होंगे। जाहिर है इसकी खरीदारी भी अब जेब पर भारी पड़ेगी। पीएम मोदी जो कहते हैं उस पर खुद अमल भी करते हैं। तभी तो पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने की अपील के बाद खुद प्रधानमंत्री ने अपनी सुरक्षा के लिए तैनात स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी एसपीजी को अपने काफिले में गाड़ियों की संख्या 50% तक कम करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही काफिले में ईवी गाड़ियों को शामिल करने के लिए भी कहा गया है। आमतौर पर प्रधानमंत्री के काफिले में 13 से 17 गाड़ियां शामिल होती हैं। गाड़ियों की ये संख्या बदलती रहती है। पीएम की अपील का असर कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों पर भी पड़ा है। यूपी से लेकर राजस्थान, मध्य प्रदेश तक के सीएम ने काफिले में गाड़ियों की संख्या को घटाकर जनता के सामने नजीर पेश करने की दिशा में बड़ा कदम बढ़ाया है। तो पीएम मोदी के इस एक्शन से संदेश साफ है कि संकट के समय में संयम ही समाधान है। तो क्या माने, आने वाले संकट में सरकार खाड़ी संकट के असर से बचने के लिए कुछ और बड़े एक्शन ले सकती है, जो देश की दिशा और दशा की बेहतरी के लिए मददगार साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सबसे पहले आज हम चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं राजीव कुमार सर से, नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष और जाने माने अर्थशास्त्री। राजीव सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार सर। सबसे पहले ये बताएं सर कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 7 मंत्र हैं और उसके अलावा जो सर्जरीज इंपोर्ट बिल को बचाने या उसको कम करने को लेकर जो सर्जरी शुरू हो चुकी हैं, उन पर आपकी प्रतिक्रिया, क्या ये काम करेंगे सर मौजूदा संकट जो हमारे सामने है? मैं आशा करता हूं कि ये काम करेंगे, क्योंकि इतनी पुरजोर अपील प्रधानमंत्री ने पहले कभी नहीं करी। और इस अपील का जो अर्थ है, जिसका जो इम्प्लीकेशन है, वो यही है कि हमारा जो एक्सटर्नल अकाउंट है उसमें हमें अभी हमारी स्थिति कुछ चिंताजनक हो गई है। ये लड़ाई की वजह से जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हो रहा है। और मगर इसमें मुश्किल क्या है कि इसमें एक बहुत बड़ा बिहेवियरल चेंज चाहिए, और जो लोग की आम जनता के लिए, कि उनको अपनी जो आदत है, जो उनको अपने काम करने का तरीका है, जो उनकी शैली है, उसको बदलना होगा। तो इसका उदाहरण जब लोगों को मिल रहा है तो उस उदाहरण को वो लोग फॉलो करेंगे। और मगर पहले भी भारत के इतिहास में देखा गया है कि जब प्रधानमंत्री ने
ऐसी बात की अपील करी है, तो लोगों ने बहुत उत्साहपूर्वक उसका जो है वो आ, 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 उसमें हिस्सा लिया है। उसको उसका उसमें मुझे अभी याद आता है, जब मैं स्टूडेंट था तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने 1965 में कहा था कि अपना सोना हम लोगों को दान देना चाहिए सरकार के लिए, और सैकड़ों टन सोना इकट्ठा हो गया था देखते देखते ही। तो मुझे लगता है कि ये जो अपील करी है, जो 7 कदम प्रधानमंत्री ने बताए हैं, वो बहुत आवश्यक हैं, और इसमें हम सबको मिलकर उनका इस अपील का हमें अनुसरण करना चाहिए। राजीव सर, आप जब नीति आयोग में थे तो आपने हमेशा सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स पर फोकस किया, आपने डीप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की वकालत की, उस पर बहुत काम भी किया आपने। आज हम जो कह रहे हैं कि डिमांड कम करो, आपको नहीं लगता है कि ये वो जो आपकी इकोनॉमिक्स है, जो आपका जो थ्योरी, आपका विजन है, उसके थोड़ा सा उलट है? नहीं, देखिए, उलट नहीं है, क्योंकि बात अगर सच में देखी जाए तो ये डिमांड कम करने की बात नहीं है, बल्कि अपने आयात कम करने की बात है। और असली मुद्दा वो है कि हमें अपनी जो डिमांड है, जो अपनी अपनी जरूरत है, वो उस अपने जहां तक हो सके अपने स्वदेशी निर्मित, भारत में निर्मित चीजों से हमें अपनी पूरी करना चाहिए। क्योंकि उन्होंने कभी ये नहीं कहा है कि हम लोग खर्चा कम करें। देखिए, वो बात एक अलग है बिल्कुल कि जो हम में से एक कंज्यूमरिज्म आ रहा है, जो एक कंज्यूमर कल्चर बन रहा है, और जो हम लोग पाश्चात्य देशों की जो हम एक एक नकल करते हैं, वो हमारे देश के लिए ठीक नहीं है, वो पूरे विश्व के लिए ठीक नहीं, क्योंकि उससे प्लानिटरी बाउंड्री कंडीशंस जो हैं वो ब्रीच होती हैं, और एक ही धरती है हमारे पास। अगर हम लोग वो करेंगे तो कहीं नहीं जाएंगे। मगर अभी की जो अपील है वो ये है कि हम डिमांड को अपनी जहां तक हो सके वो स्वदेशी निर्मित, अपने देश में निर्माण की हुई चीजों से हो। और जो एक बहुत बड़ी प्रधानमंत्री ने बात कही है, जिसका कि मैं आपके लिए ध्यान वाकई आप बहुत आकर्षित करना चाहता हूं, और वो है प्राकृतिक खेती की बात। तो वो सप्लाई साइड की बात है, इसलिए सारी चीज डिमांड साइड की नहीं है। और तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये बात कंजम्पशन कम करने की नहीं है, मगर इम्पोर्टेड कंजम्पशन कम करने की है। एब्सोल्यूट सर, आप जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के सबसे बड़े समर्थकों में से रहे हैं, हमने आपका देखा है। बट सर, मैं थोड़ा सा अब सोने पर आऊँगा। आपने सर गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम को सफल बनाने के लिए बहुत सारे सुझाव दिए थे अपने कार्यकाल में, और हमने आपको उस समय पढ़ा सुना भी था। अभी जो सालाना 72 बिलियन डॉलर का आयात हो रहा है, वो एक तरह से बोझ बन रहा है करंट अकाउंट डेफिसिट पर। ये जो इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई गई है या फिर कंजम्पशन कम करने की अपील की गई है सर, ये कुछ काम करेगा और कितना काम? कंजम्पशन कम करने की जो अपील है वो तो अपनी जगह में बिल्कुल ठीक है, और इसलिए और अगर जितना कम हो सके उतना अच्छा है। मगर तभी भी हमारा जो अपनी ट्रेडिशंस हैं, जो हमारी अपनी प्रैक्टिसेस है, कि जैसे शादी में हम लोगों को अपना मंगलसूत्र बनाना ही है तो वो तो होगा ही, तो उसका सब तो वो उस हद तक ठीक है। मगर जो बेतहाशा आजकल एक शो हो गई है कि हम कितना सोना जो है वो इकट्ठे दे रहे हैं वगैरह, वो कम हो जाए तो अच्छा है। मैं खुद अपने व्यक्तिगत तौर पे इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने के फेवर में नहीं हूँ, क्योंकि मैं 1992 और 93 की बात कर रहा हूँ, जब मैं वित्त मंत्रालय में था। उन दिनों में हाजी मस्तान साहब का बड़ा दबदबा था, बेतहाशा स्मगलिंग होती थी, और हम लोगों ने तब अपने आप सारा वाद विवाद करके ड्यूटी एकदम कम कर दी, बल्कि खत्म कर दी थी। और कुछ ही दिनों में उनका पूरा का पूरा साम्राज्य खत्म हो गया, एक बहुत बड़ी चीज हो गई जी। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो कम करने से एक तो गोल्ड के दाम बढ़ेंगे, और गोल्ड का आयात उसकी वजह से कम नहीं होगा। अगर कम होगा तो हम अपनी, जैसे मैंने कहा, बिहेवियरल चेंज की वजह से कम होगा। इंपोर्ट ड्यूटी कभी पहले भी कभी काम नहीं करी, और मुझे नहीं लगता कि अभी भी काम करेगी। मुझे सर आपसे रुपए पर भी बातचीत करनी है, लेकिन थोड़ा सा गोल्ड पर हम फिर क्या करें सर? इस गोल्ड को हम, इस डेड कैपिटल को प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट में हम कैसे तब्दील करें? हम लगातार फेल हुए हैं। इसके लिए बहुत दिनों से कोशिश चल रही है। रतन वाटल साहब ने भी एक रिपोर्ट सबमिट करी थी अपनी गोल्ड मोनेटाइजेशन की। मेरा जो अपना थिंक टैंक है, पहले इंडिया फाउंडेशन,
हम लोगों ने इस पे काफी काम किया था और इस पे समझ रिसर्च की थी। अब वक्त आया है कि किसी प्रकार का इंसेंटिव देने का, कि जो हाउस होल्ड्स में गोल्ड है, जो कि कहते हैं कि 25,000 से 30,000 टन तक है, उसको कैसे लोग उसको बाहर लाने के लिए, बैंकों में जमा होने के लिए कितनी सरलता से वो हो सकता है, कितनी आसानी से हो सकता है, उस पर कोई प्रश्न न पूछे जाएं, ऐसा कैसे काम हो सकता है। उन उन चीजों पर, उन मुद्दों पर हमें बहुत सूझबूझ के साथ काम करना पड़ेगा, बड़े समन्वय के साथ काम करना पड़ेगा। तो और वो बहुत जरूरी चीज है। और ये बात बिल्कुल साफ है कि इतना सारा तो है सोना हमारे पास, तभी भी हम हर साल 800 टन और जो है वो आयात करते हैं। मगर अगर अगर हमें इस डेड गोल्ड को मोनेटाइज करके अपनी अर्थव्यवस्था में, देखिए उसमें बात क्या है कि प्राइवेट इकोनॉमी हमारी इतना सारा सोना लेके बहुत सरप्लस में है, तभी तो सोना खरीद पाते। पब्लिक इकोनॉमी हमारी डेफिसिट में हो जा रही है। तो इन दोनों का संबंध कैसे आपस में बनाया जाए, इसके लिए जैसे कि विश्वास 2 जो है वो एक बिल पास हुआ, उसी तरह का एक अच्छा बना के, एक अच्छी तरह से गढ़ा हुआ क्राफ्टेड बिल विश्वास 3 बनाया जाए, जिससे कि लोगों को इंसेंटिव मिले कि वो अपना सोना अपने देश के काम में लाएं और उनको पूरा ये भरोसा हो कि उस पर उनको जो है फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। जी। अब मेरा सवाल सर रुपए पर, क्योंकि कुछ वक्त पहले जब रुपया 90 पर था तब आपका एक बयान आया था, आपने कहा था कि चिंता की बात नहीं है क्योंकि सॉफ्ट करेंसी यानी कि कमज़ोर रुपया दरअसल हमारे एक्सपोर्ट्स के लिए अच्छा है। आज हम 95.70 पर बैठे हैं सर, और ऐसा लगता है कि इम्पोर्टेड जो इन्फ्लेशन का बोझ है वो हमारे एक्सपोर्ट के फ़ायदों को पूरी तरह से ख़त्म कर चुका है, बल्कि नुकसान में तब्दील कर चुका है। अब क्या ये जो सॉफ्ट करेंसी लगातार बनती जा रही है, रुपया कमजोर हो रहा है, अब आपका स्टैंड क्या रहेगा सर? देखिए, रुपए की कीमत जो है वो किसी भी और कीमत की तरह सप्लाई और डिमांड पे डिपेंड करती है। ये कोई आर्टिफिशियल चीज नहीं है जिसको कि हम और आप रोक लें, बना लें वगैरह वगैरह। उसकी जो भी कोशिश होती है वो हमेशा निष्फल होती है, विफल होती है, क्योंकि वो एक कीमत है। उसका सप्लाई और डिमांड पर ही उसका जो है वो सारा चीज दारोमदार है। तो अब रुपए की कीमत को अगर आपको बढ़ानी है, जिससे कि वो 95 से 90 हो या 80 हो, तो फिर आपको अपने निर्यात बढ़ाना पड़ेंगे और आयात कम करना पड़ेगा। ये बात इतनी सीधी सी बात है। और उसके लिए जो भी आप कर सकें वो आपको करना इस समय आवश्यक है। तो इस समय मैं कई बार कह चुका हूं और ये फिर दोहरा रहा हूं इस बात को कि हमें अपने निर्यात पर बेतहाशा ज्यादा फोकस करना है। मुझे सुनकर खुशी हुई थी कि अभी कोई एक कमेटी बनी है जो कि शायद इस निर्यात के लिए कुछ काम वाम करेगी। मगर मेरा अपना मानना ये है कि हमारे देश में सिर्फ एक निर्यात नीति होना बिल्कुल बेमाने है। ये उसी तरह की बात है कि पूरे यूरोप के लिए हम एक निर्यात नीति तय कर लें। जो पंजाब के लिए जो निर्यात बढ़ाने के लिए जो कदम है, वो तमिलनाडु से निर्यात बढ़ाने के लिए बिल्कुल फर्क होंगे। इसीलिए पहले इंडिया फाउंडेशन में हम लोग अलग अलग प्रांतों की अलग अलग निर्यात नीति बनाने की बात कर रहे हैं और हमने उस पर काम किया है। और ये अब भारत सरकार को करना चाहिए और बहुत जोर से करना चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो हमारे निर्यात नहीं बढ़ेंगे। और अगर हमारे निर्यात नहीं बढ़े और हम केवल रेमिटेंसेस पे ही निर्भर रहे तो हमारा रुपया कभी भी मजबूत नहीं होगा। और इसको अगर हम केंद्रीय बैंक के द्वारा, रिजर्व बैंक के द्वारा चाहें कि हम इसके दाम जो है बढ़ा दें, ये बात 2013 में ट्राई हुआ था जी। वो बहुत ही महंगा सौदा है। वो कोशिश नहीं करनी चाहिए। निर्यात बढ़ाइए और आयात फिनिश प्रोडक्ट्स पर नजर रखिए। इंटरमीडिएट और कंपोनेंट वैसे भी 85 बहुत बड़ा हिस्सा है, कोई 85% हमारी एनर्जी हम लोग आयात करते हैं, उसको कैसे कम करें वगैरह वगैरह, इसके काफी। मगर जो सीधी सी बात है कि आयात और निर्यात की जो इक्वेशन है उसको हमें बदलने के लिए जो भी करना हो, दोहरा रहा हूं, whatever it takes has to be done, and that is the only way out, no other.
राइट सर। इसलिए बट सर हम देखते हैं, सॉरी मैं आपसे, मेरा आखिरी सवाल था लेकिन छोटा सा एक मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे इसी से जुड़ा हुआ, क्योंकि आपने अपने कार्यकाल में चैंपियन सेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया था, उनको पहचाना था, लेकिन उसमें से हम देखते हैं कि सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में ही हम थोड़ी सी अच्छी उपलब्धियां हासिल कर पाए हैं। बाकी सारे सेक्टर्स में सर बड़ी चुनौती है अभी एक्सपोर्ट्स की, और ऊपर से उन चुनौतियों का सामना करना चाहिए ना, उन चुनौतियों से बचना नहीं चाहिए, उन चुनौतियों को नकारना नहीं चाहिए। बट सर घरेलू के साथ साथ ग्लोबल परिस्थितियां इस बात की इजाजत दे रही हैं हमें। देखिए ग्लोबल परिस्थितियों का बहाना लेकर कभी काम नहीं बना, अभी भी नहीं बनेगा। इसी ग्लोबल परिस्थिति में चाइना अभी भी जो है वो $1.5 ट्रिलियन का सरप्लस अर्न कर रहा है। इन्हीं परिस्थितियों में उसका 16% अमेरिका में निर्यात कम हुआ, उसने किसी और जगह पर बढ़ा लिया। बात यह है कि इस समय हमें निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र को मिलकर एकजुट होकर विश्वास के प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर हमें अपने वैश्विक व्यापार के में अपना हिस्सा शेयर बढ़ाना है। मर्चेंडाइज शेयर अभी भी 2% से कम पिछले पता नहीं कितने दशकों से चल रहा है। तो ग्लोबल परिस्थिति जो है वो हैं, वो जैसी भी है रहेंगी। हमें अपनी तरफ देखना पड़ेगा और हमें उनको एड्रेस करने के लिए और उनको समझने के लिए एक सही तरीके से, और जैसे अगर एक सेक्टर में हो सकता है, वो सेक्टर मुझे थोड़ी अच्छा लग रहा है कहते हुए कि वो नीति आयोग से ही उसका सारा काम शुरू हुआ था, तो हम बाकी भी 4-5 सेक्टर ढूंढ लें और देखें कि उसमें क्या जरूरी है करना, और उसको और प्रधानमंत्री कितनी बार कह चुके हैं और उनकी निगरानी में तो ये काम बहुत आसानी से हो सकता है। जी जी जी। मगर निर्यात को फोकस करके प्रोडक्ट्स पर और मार्केट्स पर और प्रांतों के लिए 3 चीजें बताई, प्रांत स्पेसिफिक, स्टेट स्पेसिफिक एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी, प्रोडक्ट स्पेसिफिक फोकस प्रोडक्ट एंड फोकस मार्केट्स। आप करिए इसको, तभी आप देखिए कि इसी वैश्विक परिस्थिति में हमारा निर्यात बढ़ेगा। एक्सपोर्ट पेसिमिज्म हैज बीन आवर क्रीड फॉर 7 decades. We need to change that. और इसीलिए आपने कंजम्पशन लेड ग्रोथ की बजाय इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ की ओर मुड़ने की बार बार वकालत की है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये बड़ा मौका है इस वक्त, आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना बड़ा ज़रूरी था हमारे लिए। थैंक यू सो मच सर, आपने समय निकाला।